हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नव्या अपने दो भाई वरुण, विनीत और भाभी सुमन और नीतू के साथ रहा करती थी। नव्या अपने भाइयों की लाडली थी, पर सुमन और नीतू नव्या को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से बोलती है, नीतू, मैं क्या सोच रही थी कि आज क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। दीदी, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानती है ना कि हमारे सर पर एक नागिन बैठी है जो हमारे सीने पर छत्ता फैलाए हुए बैठी है। अब अगर हम अपने पतियों के साथ कहीं भी बाहर जाएंगे तो हमारे पति उसको छोड़कर तो जाएंगे नहीं। अब जब भी जाएंगे तब वो उसे हमारे साथ ही लेकर जाएंगे। यार, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। मैं भी बहुत दुखी हूँ इस लड़की से। ये ननद नहीं, बोझ बनकर रह गई है बस। पता नहीं कब यहाँ से निकलेगी। तुम चिंता मत करो दीदी, आज जब भी ये आएंगे ना तो उनसे मैं नव्या की शादी की बात छेड़ूंगी। हाँ, एक बार बात करके जरूर देखना। क्या पता इन भाइयों के दिमाग में कुछ घुस जाए और उसकी शादी करवा दे। मम्मी पापा तो इस मनहूस को यहाँ छोड़कर चले गए, पर अब हम लोगों को इसे झेलना पड़ रहा है। जहाँ दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही थी, तो वहीं नव्या दरवाजे से ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। नव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ और पिता की फोटो लिए रोते हुए खुद से बोलती है, माँ पिताजी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? देखो ना, आपके जाने के बाद भाभिया मुझसे कितना चिढ़ती है। काश आप यहाँ होते। अगर आप यहाँ होते ना तो सच में मुझे कोई कुछ नहीं बोलता और फिर मैं इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि रानी बनकर रहती। नव्या अपने माता पिता की फोटो से बात करते करते सो जाती है। तो वहीं शाम की चाय जब सुमन और नीतू के सामने नहीं आती, तब नीतू चिल्लाते हुए नव्या को आवाज लगाती है, महारानी, ओ महारानी, कहाँ मर गई? जिंदा है भी या नहीं? आज की चाय देनी भी है या नहीं? अपनी भाभी की आवाज सुनकर एक झटके से नव्या की आंखें खुल जाती हैं और समय देखकर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, शाम हो गई। भाभी को चाय देनी है। अगर नहीं दी तो भाभी घर को सर पर उठा लेगी। अभी जाकर चाय देती हूँ। हाँ भाभी, अभी लाई। नव्या अब तुरंत उठकर किचन में जाती है और अपनी भाभीयों के लिए चाय बनाकर अपनी भाभीयों को दे देती है और चुपचाप खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात को जब वरुण और विनीत घर आते हैं, तब नीतू अपने पति विनीत से कहती है, विनीत जी, मैं क्या सोच रही थी कि हमारी ननद अब बड़ी हो गई है, तो क्यों ना अब हम उनके हाथ पीले कर दे। नहीं, अभी मेरी बहन छोटी है, इसलिए मैं और भैया उसकी शादी के बारे में तो क्या, उसकी शादी के लिए सोच भी नहीं रहे हैं। अरे 21 साल की हो गई है, अभी भी बच्ची है क्या वो? तुम मुझे मत बताओ कि उसकी शादी कब करनी है और कैसे करनी है। मुझे भूख लगी है, चलो खाना परोस दो। अब क्या था, नीतू की जुबान उसके पति के आगे नहीं चलती और वो चुपचाप अपने पति के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने लगती है। अपनी ननद की वजह से उसे सुनने को मिलता है। बस इसलिए अब नीतू अपनी ननद से बदला लेना चाहती। इसलिए अब सुबह जब वरुण और विनीत अपने काम पर निकल जाते हैं, तब नीतू सुमन से कहती है, आपको पता है दीदी, कल रात क्या हुआ? इस मनूस के चक्कर में विनीत जी मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसको यहाँ से कैसे निकालूं। नीतू, देवर जी ने तुम पर अपना गुस्सा उतारा खाली इस करम जली के चलते? अरे मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कसम से मैं इसको इसकी औकात दिखा देती। आप चिंता क्यों करती है दीदी? सुबह हो चुकी है पर महारानी अभी तक नहीं उठी, इसलिए आप मेरा कमाल देखिए। नीतू अपनी ननद नव्या के कमरे में उसे उठाने के लिए जाती है और उसे देर तक सोता हुआ देखकर उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अपनी ननद से कहती है, अरे हीरोइन, उठ जा, आज उठना भी है या नहीं? महारानी बनी हुई है, 12-12 बजे तक सोती रहती है। भाई तो कुछ बोलता नहीं है तो सोचती है कि यूं ही आराम फरमाऊं। भाभी उठ ही रही थी, वो मैं बस। ना, पड़ी रह तू तो महारानी है, सारा काम तो मैं करूँगी। तेरे मरे हुए माँ बाप ने मुझे नौकर जो बनाकर यहाँ छोड़ दिया है। भाभी, पापा जी के ऊपर मत जाइए। और रही बात मेरी, तो आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस इसीलिए आज लेट हो गया है। हाँ, तेरी तो रोज ही तबीयत खराब रहती है। देख,
उठ जा, घर का काम भी करना है। पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा मुझे। भाभी मुझसे जो भी होता है वो मैं कर ही देती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे ये नहीं करना, पर फिर भी। फालतू ना बकवास मत कर, उठ जा। सारा दिन खाना पीना और सोना ही है। उठ कर सारा काम कर ले अब। नीतू के कहने पर नव्या जा ही रही होती है कि इतने में नीतू एक बार फिर नव्या से कहती है, अरे ओ महारानी, ये जो कंबल है वो कौन लपेटेगा? चल इसको लपेट कर बाहर आ। खून पी रखा है इसने मेरा। काम धाम एक है नहीं और ड्रामे तो ऐसे करेगी जैसे ना जाने कहाँ की राजकुमारी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बेचारी नव्या वहाँ रोती रह जाती है। समय गुजरता है और एक दिन जब नव्या टीवी देख रही होती है तभी उसकी भाभी कपड़े लेकर आती है और उससे कहती है, सारा दिन तुझे आराम ही दिखता है क्या? ये क्यों नहीं सोचती कि थोड़ा सा काम करवा लूं अपनी भाभीयों का? भाभी मैं सारा काम तो करती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? हाय, देखो तो कैसे कच कच करके कैंची की तरह जुबान चला रही है। सारा दिन आराम फरमाएगी महारानी। अगर कोई इसको काम बोल दे तो इसको मौत आ जाती है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तेरे कमरे में मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, उसको लपेट कर अलमारी में रख दियो। और बाथरूम में और भी कपड़े हैं, उसको भी जाकर धो दियो, समझी? अपनी बातें पूरी कर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नव्या से अब अपनी भाभीयों का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बस इसलिए वो खुद से कहती है, अब मुझसे भाभी का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज जब भैया आएंगे तब मैं खुद ही भैया को बोल दूंगी कि मेरी शादी करवा दे। नव्या अब रात होने का इंतजार करने लगती है और रात को जब वरुण और विनीत घर आते हैं तब नव्या अपने भाइयों के सामने अपनी शादी की बात रखती है। ये सुनकर वरुण कहता है, नव्या तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपना घर संभालने लायक हो चुकी हूँ, बस इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। भैया मैं तो पहले ही बोल रही थी कि नव्या शादी लायक हो चुकी है, इसकी अब शादी करवा दो, पर इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। वैसे मेरी नजरों में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर आप कहे तो मैं उनसे अपनी नव्या की बात करूं। नीतू की बात सुनकर वरुण उसको हाँ कर देता है, जिसके बाद नीतू अपनी जेठानी के साथ उसके कमरे में जाती है और फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे बहन, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसी बहाने आपको आपके घर की नौकरानी भी मिल जाएगी और मेरे सर से बोझ भी हट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो आप कल आ रहे हैं ना? ठीक है। दीदी आपको पता है कल वो लोग आएंगे, पर लड़का बहुत ही खराब है, नशेड़ी है। कहीं इन सबको पता चल गया इसके बारे में तो? खैर हमें क्या, अब बहुत जल्दी हमारा पीछा इससे छूट जाएगा। सही बोल रही हो तुम नीतू। नीतू और सुमन आपस में बात कर रहे थे तो वहीं खिड़की से ये सब कुछ नव्या और विनीत सुन लेते हैं, पर विनीत नव्या को इस वक्त कुछ भी कहने से रोक देती है। और अगले दिन जब लड़के वाले आते हैं तब नव्या उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर देती है, पर विनीत अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। बस इसलिए वो लड़के वालों के सामने ही अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, तुझे तो अपनी पत्नी बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। विनीत, ये क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हुआ, आप ना ही बोले भाभी, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। विनीत ये क्या बोल रहा है तू? अपनी भाभी से कैसे बात कर रहा है तू? भैया ये दोनों औरतें इसी के लायक हैं, क्योंकि ये हमारी बहन की माँ समान भाभी नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। इतना बोलकर अब विनीत अपने भाई को सब कुछ बता देता है कि जानकर पर उनको भी बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उन लड़के वालों को घर से निकाल देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुमन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब तुम मेरी बहन को अपनी ननद नहीं समझ सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। भैया रुक जाइए, भाभी को घर से मत निकालिए। मैं ना तो पहले आप लोगों का घर बर्बाद करना चाहती थी और ना अब करना चाहती हूँ। प्लीज भैया, आप लोगों का रिश्ता खराब ना हो, बस इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। ये दोनों मेरी माँ समान है, इनको मत निकालिए। हमें माफ कर दीजिए। हाँ वरुण जी, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। भैया एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, माफ कर दो भाभी को। नव्या के साथ इतना गलत करने के बाद भी नव्या अपनी भाभी का ही पक्ष ले रही थी। बस ये देखकर दोनों को खुद के किए पर बहुत शर्म आती है
और अब वो दोनों अपनी ननद से माफी मांगती है और इस तरह वो उन्हें माफ भी कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।